ओके, तो इस वीडियो में करते हैं एलिस इन बॉर्डरलैंड सीरीज को एक्सप्लेन। ये पूरी सीरीज वैसे 8 घंटे की है, बट हम इसे शॉर्ट में समझेंगे ताकि इंटरेस्ट बना रहे। इस सीरीज की शुरुआत वैसे काफी स्लो होती है, और वो भी एक टिपिकल नॉर्मल बंदे के साथ जो कि कंप्यूटर में गेम खेल रहा होता है। वैसे ये पूरी सीरीज गेम पर ही टिकी है, जस्ट फर्क यहाँ पर इतना सा होगा कि इसमें लोग मरते हैं, स्पेशली वो लोग जो कि राउंड्स को क्लियर नहीं कर पाते या फिर गेम को छोड़ना चाहते हैं। इस बंदे का नाम होता है अरित्सो, एक गेमिंग जीनियस एंड आल्सो मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स एक्सपर्ट। बट इसकी गेमिंग की लत इसके फैमिली में किसी को भी पसंद नहीं आती, और उन्हीं की तानों की वजह से ये घर छोड़ देता है। वैसे रीजन बहुत ही बकवास सा है घर छोड़ने का, बट यही रीजन हमें इस कहानी के आगे के कैरेक्टर से मिलवाती है, जो कि होते हैं इसके फ्रेंड्स, जिसमें से इसका नाम होता है कोरुबे और इसका नाम होता है शोता। ये दोनों ही अरित्सो को समझते हैं, और उसके लिए इनसे बढ़कर कोई भी नहीं। शोता गरीब फैमिली से बिलोंग करता है, इसलिए उसे अपने साथ अपनी मॉम का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो वहीं कोरुबे एक बार में काम करता है, जहाँ से भी उसे निकाल दिया जाता है ये करने के लिए, और स्पेशली उस लेडी के हस्बैंड के साथ मारपीट करने के लिए भी। इन शॉर्ट इन तीनों में से सिर्फ शोता के पास ही काम होता है, जो कि कुछ टाइम के लिए इनसे मिलने आया होता है, स्पेशली अरित्सो के लिए। और सेम उसी को चीयर अप करने के लिए कोरुबे उसे कंधे पर चढ़ाकर घुमाता है। बट ट्रैफिक लाइट जब ग्रीन होती है तो ये सब रोड में ही फंसे रह जाते हैं, जहाँ से किसी तरह से जब ये लोग बाहर निकलते हैं तो इनके पीछे पड़ जाती है पुलिस, जिनसे बचने के लिए ये लोग भीड़ से होकर भागते हैं सबवे की तरफ, और वहाँ पर जाकर ये घुस जाते हैं टॉयलेट के अंदर ताकि वो लोग पुलिस से बच सके। जिसके कुछ देर बाद इन्हें थोड़ी बहुत अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती है, और उसके बाद पूरा सन्नाटा सा छा जाता है वहाँ पर। और जैसे ही ये सब के सब टॉयलेट से बाहर निकल कर आते हैं तो ये देखते हैं कि आसपास कोई भी नहीं, इवन कि पूरा टोक्यो शहर खाली हो चुका होता है। बट मेन क्वेश्चन होता है कि ये सब आखिर हुआ कैसे। और साथ ही जब ये लोग अलग अलग जगह पर जाकर देखते हैं तो सच में इन्हें कोई भी नहीं दिखाई देता। मींस कि सच में लोग पूरी तरह से गायब हो चुके हैं उस शहर से, या फिर ये सब किसी और दुनिया में चले गए हैं जहाँ पर इनके अलावा कोई और नहीं। अभी के लिए तो इन्हें लोगों को ढूंढते ढूंढते रात हो जाती है, और जब इन्हें फिर भी कोई भी नहीं मिलता तो ये डरने की जगह इस बात की खुशी मनाते हैं, जैसे कि वो हमेशा से यही चाहते थे, अकेले रहना। बट इनकी खुशी जल्दी ही गायब हो जाती है जब इन्हें एक बड़े से बिलबोर्ड पर इन्हें एक गेम की शुरुआत की बात पता चलता है। साथ ही इन्हें एक लाल रोशनी भी दिखाई देती है, जिसकी ओर जब ये जाते हैं तो इन्हें एक बड़ा सा बिल्डिंग चमकता हुआ दिखाई देता है लाइटों से। और साथ ही इन्हें इंस्ट्रक्शन में बताया जाता है उस बिल्डिंग के अंदर जाने के लिए, जो कि इन्हें लीड करती है एक बड़े से टेबल की तरफ, जिसमें मौजूद होते हैं ढेर सारे फोन्स, जिनको जब ये उठाते हैं तो वो फोन्स ऑन हो जाते हैं, और वो भी उनके चेहरे को स्कैन करके, और उनकी गेमिंग आईडी शो होती है उन फोन्स के अंदर। बट उन फोन्स में किसी भी तरह के कॉल करने का ऑप्शन नहीं होता, मींस कि ये उसे फोन करने के लिए तो यूज नहीं कर पाएंगे। साथ ही यहीं पर एक और लेडी भी आती है जिसे इस गेम के बारे में सब कुछ पता होता है। साथ ही ये भी कि ये लोग उस बिल्डिंग से दोबारा वापस नहीं लौट सकते जब तक कि ये लोग उस गेम को फिनिश न कर लें। और जब एक और लेडी सेम यहीं पर आती है तो रजिस्ट्रेशन हो जाती है बंद, मींस कि सिर्फ 5 लोग ही इस गेम को खेलेंगे यहाँ से निकलने के लिए, जिसकी डिफिकल्टी लेवल होती है 3। और इंस्ट्रक्शन के बेस पर ये लोग एक रूम में जाते हैं, जहाँ पर जाते ही इन्हें गेम बताया जाता है और साथ ही उसके रूल भी। और ये गेम होता है उस रूम से बाहर निकलना, और साथ ही उस बिल्डिंग से भी, और वो भी 2 मिनट के अंदर। और उस रूम में होते हैं 2 दरवाजे, जिनमें से एक में लिखी होती है जिंदगी और दूसरे में मौत। और सिंस कि इन्हें ये सब सिर्फ एक मामूली गेम लग रहा होता है, ये इसे रिकॉर्ड भी करने लगते हैं जस्ट फॉर फन। और ये सब बस गैस लगाते हैं कि ये सब क्या है और कौन करवा रहा होगा एक्सेट्रा। और टाइम के खत्म होने के साथ एक तरह की गैस रिलीज होने लगती है उस रूम के अंदर, जिससे सभी लोग पैनिक करने लगते हैं, और ये लेडी भागकर अलाइव वाले दरवाजे को ओपन कर देती है, जिससे उसकी ऑन द स्पॉट हो जाती है मौत, और वो भी एक लेजर लाइट से, जिससे इन सब की आंखें फटी की फटी रह जाती है। तो वहीं वो दूसरी लेडी भागती है दूसरे दरवाजे की तरफ ताकि वो सेफली वहां से निकल सके, और उसके जाते ही ये सब भी उसके पीछे भागते हैं। और टाइम के खत्म होते ही उस रूम में भड़कती है आग, और अगले रूम में जाते ही वहां पर भी सेम ही होता है। बट इस बार इन्हें सिर्फ 1 मिनट 50 सेकंड दिया जाता है वहां से निकलने के लिए। बट इस बार सबकी फटी पड़ी होती है, क्योंकि गलत दरवाजा खोलने पर किसी एक की मौत होगी, और वक्त रहते अगर वो वहां से निकल न सके तो सभी लोग मारे जाएंगे। ये गेम अभी तक किसी को भी समझ में नहीं आई होती, सिवाय इस लेडी के, जो कि इसे गेम ऑफ सैक्रिफाइस कहती है, कि वो लोग चाहते हैं कि उनमें से कोई एक मरे। और इसी बात को लेकर इन सब के बीच में बहस होने लगती है, जिसे टाइम रह जाता है सिर्फ 20 सेकेंड। और इसलिए अरित्सो और कोरुबे दोनों ही अलग अलग दरवाजे के सामने खड़े हो जाते हैं ताकि कोई एक तो सही रास्ता होगा। और कोरुबे खोलता है अलाइव वाला दरवाजा, जिसमें इस बार इसकी जान नहीं जाती, और वक्त रहते ये सब निकल जाते हैं बिना मरे। और दूसरे रूम में जाते
जाते ही इन्हें मिलता है सिर्फ 1 मिनट 40 सेकेंड। और यहाँ पर भी 2 दरवाजे होते हैं, जिंदगी और मौत, जिनमें से एक को खोलने के लिए इस लेडी को फोर्स किया जाता है, जो कि डर की वजह से उसे नहीं खोलती। और इसलिए कैरुबे अरित्सु को सोचने के लिए कहता है कि तुम तो दिन भर गेम खेलते रहते हो, तो तुम बताओ कि हमें क्या करना चाहिए। और जब इनके बीच में बात बढ़ती है तो इनके बीच में हाथापाई भी होती है, जिससे इसके दिमाग की बत्ती फाइनली जलती है और ये किसी कार को याद करता है जो कि उस बिल्डिंग के बाहर थी। और ये फाइनली एक दरवाजे को चूज करता है जो कि सही दरवाजा होती है। बट इसने ये किया कैसे? दरअसल इस बिल्डिंग में एंटर होते हुए उसने एक मैप देखा होता है एलिवेटर के पास। साथ ही उस बिल्डिंग के आसपास 4 बड़ी बड़ी गाड़ियां थी, जिसकी टोटल लंबाई होगी 24 मीटर। एक कमरे का साइज होता है 6 मीटर, मीन्स के सारे कमरे स्क्वायर के आकार में हैं। मीन्स के इन्हें सिर्फ वही दरवाजे खोलने हैं जो कि इन्हें नेक्स्ट रूम में ले जाए। और मैप बनाकर ये इस बात को तय भी कर लेता है कि कौन सा सही दरवाजा है, और उसी के बेस पर ये लोग आगे बढ़ते हैं 4-5 दरवाजे को खोलकर। बट अटक जाते हैं आखिर में जाकर, क्योंकि उनके बनाए हुए मैप के अनुसार इन्हें सीधा जाना होता है बिल्डिंग से बाहर निकलने के लिए। बट सामने कोई भी दरवाजा नहीं होता, मीन्स की इन्होंने कुछ तो मिस किया है। और इसी बात को जानने के लिए अरित्सु उस वीडियो को देखने लगता है जो कि श्रोता ने रिकॉर्ड की थी स्टार्ट में। और सिर्फ इसी वीडियो को बार बार देखने पर इसे समझ में आता है कि सामने वाले रूम में कोई भी दरवाजा नहीं, जिस रूम को उस लड़की ने खोला था। मीन्स की वही आखिरी रूम है, और इसलिए ये दरवाजा चूज करते हैं अलाइव, जिससे ये लोग बार बार बच जाते हैं। बट श्रोता का पैर जरूर जल जाता है, और अगले रूम से निकलने के लिए इन्हें मिलता है सिर्फ 10 सेकेंड, जिससे अरित्सु चूज करता है डेथ, क्योंकि वही उन्हें वहां से बाहर निकाल सकती है। और ये फाइनली इस गेम को क्लियर कर लेते हैं और उस बिल्डिंग से बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर इन्हें मिलती है एक कार्ड। मीन्स की इस सीरीज में टोटल 52 गेम्स होंगी, क्योंकि एक ताश के पैकेट में टोटल 52 पत्ते होते हैं। और इस गेम को क्लियर करने पर इन्हें मिलता है 3 दिन का वीजा, मतलब कि 3 दिनों तक इन्हें कोई भी गेम नहीं खेलना होगा। और साथ ही इन्हें यहीं पर एक और पर्सन भी दिखाई देता है जो कि काफी घायल होता है, और इन्हें कहता है कि वो कितना भी गेम क्यों न खेल ले, वो यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। और साथ ही इसका वीजा एक्सपायर भी हो चुका होता है, और इसलिए ये ऊपर देखते हुए खुद को इस गेम से बाहर निकालने के लिए कहता है, जिसकी ऐसा कहते ही उसे शूट कर दिया जाता है एक लेजर लाइट से। और साथ ही हम और भी बहुत सारे लेजर लाइट्स को देख पाते हैं उस सिटी के अंदर। मीन्स की और भी बहुत सारे लोग हैं जो कि मारे जा रहे हैं इस गेम को खेलते खेलते, जिन्हें केयरफुली ऑब्जर्व कर रही होती है एक लेडी। और ये एपिसोड यहीं पर हो जाती है खत्म। एंड सिंस कि इसके पास भी एक कार्ड होता है, हम कह सकते हैं कि वो भी एक प्लेयर है, जिसका नाम वैसे तो होता है युत्सुहा, बट हम इसे एलिस बुलाएंगे, सिंस कि ये इस कहानी के मेन लीड में से एक है। और इस सीरीज का नाम भी इसी के नाम पर पड़ा है, एलिस इन बॉर्डरलैंड। अब ये तो थी एक इंटरेस्टिंग सी प्लॉट, पर क्या आपने सोचा है कि अगर ये सच में हो गया तो ये कितना बड़ा मिस्टीरियस केस बनेगा? मतलब कि कैसे कोई इतने सारे लोगों को किडनैप कर सकता है एक गेम खिलवाने के लिए? मुझे तो ऐसी मिस्ट्रीज से भरी स्टोरीज बहुत पसंद है, और इसलिए मैं अपना शौक पूरा करने के लिए सुन रहा हूँ कुकू FM, जिसमें मैं करंटली सुन रहा हूँ अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज ऑफ इंडिया नाम की ऑडियो बुक। ये उन अनसुलझी जात की बातें हैं जिन्हें ना आप सच कह सकते हैं और ना ही झूठ। इनके पीछे कोई साइंस नहीं है, इनका सिर्फ वजूद है, जो कि सदियों से लोगों ने सिर्फ महसूस किया है। इंटरेस्टिंग लगी ना? तो जाइए और डाउनलोड करें इंडिया का लीडिंग 4.5 रेटिंग वाला ये ऐप, जहां पर सिर्फ मेरे पहले 250 यूजर्स को मिलेंगे 50% डिस्काउंट ऑन द ईयरली सब्सक्रिप्शन। मतलब कि 399 का सब्सक्रिप्शन सिर्फ 199 में। यहाँ पर आप 4000 से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरीज को सुन सकते हैं, जो कि अवेलेबल है कई सारी रीजनल लैंग्वेजेस में, इंक्लूडिंग हिंदी एंड इंग्लिश, ताकि आप इसे अपने मन चाहे लैंग्वेजेस में सुन सकें। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, तो जरूर डाउनलोड करें कुकू FM टू नेवर मिस द थ्रिल। और अब आते हैं इस कहानी पर, जो कि शिफ्ट करती है अगले दिन में, जहां पर ये लोग सभी तरह की गाड़ियों को ऑन करने की कोशिश करते हैं, बट कोई भी गाड़ी नहीं चलती। साथ ही कार में मौजूद खाने पीने की सामान भी सड़ रही होती है। मीन्स कि सच में लोग गायब हुए हैं यहाँ से, बट स्टिल ये लोग सुपरमार्केट से खाने पीने की चीजें ढूंढ लेते हैं, सिंस की पैकेट फूड आसानी से खराब नहीं होती। वैसे इस लेडी का नाम होता है सौरी, जिसे जब ये लोग पूछते हैं कि वो यहाँ पर आने से पहले क्या कर रही थी, तो इसका विजन कुछ और ही दिखाता है पेपर वर्क से, बट फिर भी ये उन्हें झूठ बोलती है ताकि वो लोग उसका फायदा न उठा सकें। बट साथ ही वो ये बात भी छुपाती है कि उसने कुछ आवाजें सुनी थी यहाँ पर आने से पहले, जो कि शायद एक पॉसिबल रास्ता हो सकता है यहाँ से निकलने का, क्योंकि उन लोगों ने भी कुछ आवाजें सुनी थी यहाँ पर आते वक्त। अभी के लिए ये सब बस अंदाजा लगाते हैं कि ये सब कुछ कौन करवा रहा होगा, जिन्हें अरित्सु गेम मास्टर कहता है कि वो लोग जो भी हैं वो सब कुछ देख रहे हैं, उनके हर एक मूवमेंट पर उनकी नजर है, ताकि अगर कोई भी यहाँ से भागने की बात करे तो वो उन्हें मार सके, जैसे कि उन्होंने उस पर्सन
को मारा था एक लेजर लाइट से। और इसी तरह से बातें करते करते पूरा दिन निकल जाता है, जिसके एंड में ये दोनों फिर से एक गेम खेलने के बारे में सोचते हैं ताकि वो लोग अपना वीजा एक्सटेंड कर सकें। तो वहीं इन दोनों में से श्रोता को काफी चोट आई होती है और इसलिए साओरी उसका ध्यान रख रही होती है, एटलीस्ट तब तक जब तक कि उसका वीजा एक्सपायर नहीं होता। और अगले गेम में पार्ट लेने के लिए 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स आते हैं, जिनमें से एक होती है एलिस और बाकी 2 का नाम मैं वक्त आने पर बताऊंगा। वैसे इस गेम की डिफिकल्टी लेवल होती है 5 और इन्हें इस बिल्डिंग से निकलने के लिए किसी रूम में जाकर किसी हिडन सिंबल को टच करना होगा वक्त रहते, जो कि इन्हें मिलती है सिर्फ 20 मिनट। और 20 मिनट के अंदर वो लोग अगर उसे ढूंढ नहीं पाए तो एक टाइम बॉम्ब फटेगा, जो कि होती है उसी बिल्डिंग के अंदर कहीं पर। और साथ ही इन्हें किसी टैगर से भी बचना होता है, और टैगर का मतलब होता है मशीन गन लिया हुआ एक घोड़ा, जो कि उन सबको मारने के लिए आता है उस बिल्डिंग में। और सिर्फ उसी से बचने के लिए ये लोग इतनी भाग दौड़ कर रहे होते हैं कि इन्हें समझ में नहीं आता कि वो किस रूम में जाकर उस हिडन सिंबल को ढूंढे। और इसी तरह से 12 मिनट का टाइम कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता, और अब टाइम रह जाता है सिर्फ 8 मिनट। और इसलिए अरित्सु सबको एक साथ आने के लिए कहता है, इवन के चिल्लाकर उस पर्सन का लोकेशन भी बताता है ताकि सभी लोग उस फ्लोर से निकल सकें, जिनमें से इस बंदे को किसी की भी नहीं पड़ी होती। ये तो बस सबसे टॉप फ्लोर पर जाकर सबको देख रहा होता है भागते हुए। और कुछ देर बाद अरित्सु की हेल्प करने के लिए आगे बढ़ती है एलिस, ताकि ये सब एक साथ उस सिंबल को ढूंढ सके। साथ ही इनका साथ देने के लिए ये बंदा भी आगे आता है, जिसका नाम होता है अगुनी। और इन दोनों ने एक तरह की ब्रेसलेट पहन रखी होती है, जिनमें कुछ नंबर्स भी लिखे होते हैं, जिनके बारे में हमें आगे जानने को मिलेगा वक्त आने पर। अब एक तरफ जहाँ पर अरित्सु और एलिस उस सिंबल को ढूंढ रहे होते हैं, तो वहीं ये तीनों उस टैगर को मारने का प्लान बनाते हैं, जो कि इतना आसान तो नहीं होता, क्योंकि जब बंदूक की गोलियां खत्म होती हैं तो वो पर्सन निकालता है एक तरह का तलवार। तो वहीं अरित्सु ऑलमोस्ट सभी तरह के दरवाजे को खोलने की कोशिश कर चुका होता है, बट अभी भी बहुत सारे दरवाजे होते हैं जो कि वक्त रहते ये खोल नहीं पाएंगे। इसलिए ये सोचने लगता है कि वो टैगर सभी को पास जाकर मार रहा था, बट उसने एक बंदे को दूर से ही मारा जब वो एक दरवाजे के पास गया। मींस कि हो सकता है कि वही दरवाजा सही रास्ता होगा। और जब ये सेम उसी दरवाजे के पास जाता है तो ठीक वहीं पर होता है ये पर्सन, मतलब कि ये भी अरित्सु की तरह ही दिमाग वाला है, जिसका नाम बहुत ही अजीब सा होता है चिशरे। और जब ये दोनों उस रूम में एंटर करते हैं तो वहां पर भी होता है एक टैगर, और जब वो इन पर मशीन गन से अटैक करता है तो ये पर्सन उसको कुछ सेकंड के लिए बेहोश कर देता है बिजली के झटके से। पर जब वो फिर से होश में आता है तो इन्हें भागना ही पड़ता है वहां से, जिनमें से ये पर्सन तो रूम से बाहर निकल जाता है। तो वहीं अरित्सु घुसता है एक दूसरे रूम में, जहाँ पर उसे दिखाई देता है 2 सिंबल, जो कि असल में होते हैं 2 बटन, जिन्हें दबाकर ही वो लोग उस टाइम बम को फटने से रोक सकते हैं। बट ऐसा करने के लिए इन्हें चाहिए होते हैं 2 लोग, और सेम इसी बात के लिए अरित्सु आवाज लगाने लगता है सभी लोगों के लिए। और बम को फटने में रह जाते हैं सिर्फ कुछ मिनट, जिनमें से ये लोग तो उस दूसरे टाइगर से लड़ रहे होते हैं, इसलिए वो खुद मुसीबत में होते हैं उससे लड़कर। तो वहीं एलिस भागती है सीधा अरित्सु की तरफ, जहाँ पर एक दूसरा टाइगर भी दरवाजा तोड़कर एंट्री मारता है उस रूम के अंदर। और अब टाइम रह जाता है सिर्फ 1 मिनट, और हमें दोनों ही तरफ से काफी तगड़ी संघर्ष देखने को मिलती है, जहाँ पर एक तरफ अगुनी उस टाइगर को मार मार कर अधमरा कर देता है, तो वहीं अरित्सु भी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा होता है उस टाइगर से लड़कर, जहाँ पर उसकी हेल्प करने के लिए आती है एलिस। और साथ ही ये पर्सन भी, जिसकी डिवाइस की मदद से एलिस उस टाइगर को बेहोश कर देता है। और उसके बाद ये दोनों ही भागते हैं उस बटन को प्रेस करने के लिए, जो कि लास्ट के सिर्फ 5 सेकंड ही गिन रही होती है, और लास्ट के सिर्फ 1 सेकंड में ये लोग उस डिवाइस को बंद कर देते हैं, जिससे सबकी जान बड़ी ही मुश्किल से बच पाती है। तो वहीं ये टाइगर होती है एक वुमेन, और इसके गले में बंधा होता है एक डिवाइस, जो कि गेम के खत्म होने के साथ उसको मार डालता है, मतलब कि उसके पास भी कोई और रास्ता नहीं था इसे प्ले करने के अलावा। तो वहीं अगुनी नाम का ये बंदा उस दूसरे टाइगर से सारे वेपन्स निकाल रहा होता है। तो वहीं उसके साथी के पॉकेट से कोरुबे निकालता है एक वॉकी टॉकी, जिसमें कोई इन दोनों को रिपोर्ट करने के लिए कह रहा होता है कि उन्होंने बीच को ढूंढ लिया है, और इसलिए वो सब के सब बीच पर वापस आ जाएं। और सिर्फ उसी बीच के बारे में जानने के लिए जब कोरुबे पीछे मुड़ता है तो वो देखता है कि वो पर्सन वहाँ पर नहीं है, और ये एपिसोड हो जाती है खत्म। और इस एपिसोड में यहाँ पर एक बात तो क्लियर हो जाती है कि कुछ लोगों को पता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है, जैसे कि अगुनी और उसी के जैसे ब्रेसलेट वाली गैंग। और अगले एपिसोड की शुरुआत भी एग्जैक्ट सेम ही जगह से होती है, जहाँ पर एलिस अरित्सु को ये सब कुछ भुलाने के लिए कहकर निकल जाती है, क्योंकि ये सभी लोग मजबूर होते हैं इस गेम को खेलने के लिए। कोई भी अपनी मर्जी से किसी को भी मारना नहीं चाहता था। तो वही ये पर्सन उन टाइगर्स की तलाशी लेने लगता है, जस्ट इन केस अगर उसे कुछ मिल जाए। और उसे मिलती है एक नोट, जिसमें अजीब सी लाइनें बनी होती हैं, जिनका भी एक मतलब होता है, जो कि मैं वक्त आने पर बताऊंगा। और कहानी यहाँ से शिफ्ट होती है इन लोगों की तरफ जिनका वीजा आज एक्सपायर होने वाला होता है, स्पेशली श्रोता
का और इस लेडी का, सिंस के इन दोनों ने पिछली गेम में पार्ट नहीं ली थी। तो वहीं कुरुपी का प्लान होता है उस बीच तक जाना ताकि वो भी उस बीच के रहस्य को जान सके। बट ये ऐसे ही अपने दोस्त को नहीं छोड़ सकते और इसलिए ये उनकी हेल्प करने का फैसला करते हैं ताकि वो जल्दी से उस गेम को जीत सके और उसके बाद वो सब एक साथ मिलकर उस बीच का पता लगाएंगे। और जिस जगह पर ये लोग गेम खेलने के लिए जाते हैं वो जगह एक्चुअली होती है एक बहुत बड़ी बोटैनिकल गार्डन, जहाँ पर इन्हें एक टेबल पर दिखाई देते हैं ढेर सारे हथियार और साथ ही कुछ अजीब से हेडसेट भी जिन्हें इन्हें पहनना होता है इस गेम को खेलने के लिए। और जब ये उन डिवाइसेस को पहन लेते हैं तो इन्हें गेम का डिफिकल्टी लेवल बताया जाता है जो कि होता है 7 ऑफ हार्ट्स, मींस कि ये गेम ऑफ बिट्रेयल है जो कि इस पर्सन के हिसाब से सबसे डिफिकल्ट गेम होता है। और जो गेम इन्हें खेलना होता है उस गेम का नाम होता है हाइड एंड सीक, मींस कि उन चारों में से कोई एक भेड़िया बनेगा और बाकी के 3 बनेंगे भेड़, और जो भी पर्सन भेड़िया की आंख में दिखेगा वो पर्सन बनेगा एक नया भेड़िया। और गेम के आखिर तक जो भी भेड़िया बनकर रहा वो इस गेम को जीत जाएगा, जिसका सिंपल सा मतलब होता है कि उन चारों में से किसी 3 की मौत होगी जो कि एंड तक भीड़ बनकर रहेंगे, जो कि इन सब के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है एक्सेप्ट करना, सिवाय साउरी के लिए क्योंकि वो इनकी फ्रेंड नहीं होती और ना ही वो इन्हें दोस्त मानती है। और उन सब में से जो पहला पर्सन वुल्फ बनता है वो पर्सन होता है शोता, जो कि जब डर की वजह से अपना कॉलर उतारने लगता है तो उसे रोकने के लिए आगे बढ़ता है अरित्सु कि ऐसा करने पर उसका कॉलर फट जाएगा और उसकी वहीं पर मौत हो जाएगी। और जैसे ही वो शोता की आंखों में देखता है तो वो बन जाता है नेक्स्ट वुल्फ और उसके बाद बनता है कोरुबे, और इसी तरह से ये ट्रांसफर होता रहता है 1% टू अनदर जो भी वुल्फ की आंखों में देखेगा। और इसी बात का फायदा उठाने के लिए आगे बढ़ती है साउरी कि अगर वो लोग वुल्फ को ही मार देंगे तो बात यहीं पर खत्म हो जाएगी। और जैसे ही ये लोग उसे देखते हैं तो वो बन जाती है नेक्स्ट वुल्फ और वो भागने लगती है आंख बंद करके ताकि उसे किसी को भी देखना ना पड़े, क्योंकि इस गेम का रूल होता है कि जो पर्सन आखिर तक वुल्फ बनकर रहेगा वो जीतेगा। यहाँ पर किसी को भी मारने की बात नहीं कही गई होती। और जैसे ही वो भागती है कोरोबी भी उसके पीछे भागता है स्पेशली उसे मारने के लिए, और जब वो वुल्फ बनता है तो सौरी भी उसे मारने की कोशिश करती है जिससे उनकी चीखों से बुरी तरह से डर जाता है शोता। तो वहीं अरित्सु उन दोनों को लड़ने से रोक रहा होता है जो कि उसकी एक भी नहीं सुन रहे होते। बट जैसे ही अरित्सु खुद भी एक वुल्फ बनता है तो वो खुद की आंखें बंद कर लेता है किसी को भी ना देखने के लिए, जिसे जब मारने के लिए सौरी आगे बढ़ती है तो वो भी भागता है वहाँ से। मैं इस सीन को थोड़ा सा इमोशनल देखना चाहता था स्क्विड गेम की तरह, बट सैडली ये सीरीज किसी को भी इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पाती। ऐसा नहीं है कि इसमें रोना धोना नहीं होता, लास्ट के 5 मिनट में वो भी होता है जब सभी लोग चुप हो जाते हैं अरित्सु को जिंदा रखने के लिए ताकि वो भेड़िया बनकर ही रहे। बट सभी लोगों की सेल्फिशनेस देखकर एक तरह से ऐसा लगता है कि अच्छा हुआ वो सभी लोग मर गए, क्योंकि एक वक्त पर वो सभी लोग एक दूसरे को मारने के लिए पीछे पड़े थे। सैडली यहाँ पर स्क्विड गेम वाली फीलिंग नहीं आती कि आप रो रो कर अपना शर्ट गीला करें, बट स्टिल सबका परफॉर्मेंस काफी अच्छा होता है जिसके एंड में अरित्सु एक तरह से उम्मीद खो देता है जीने की, और ये तीसरी एपिसोड भी यहाँ पर हो जाती है खत्म। और अगली एपिसोड मोस्टली फोकस करती है एलिस पर, जो कि सबसे अकेले रह रही होती है क्योंकि उसका कोई भी दोस्त नहीं होता। और जब ये कुछ जगहों से होकर गुजरती है तो वो अरित्सु को देखती है जो कि रोड पर पड़ा होता है जैसे कि वो मर चुका हो। पता नहीं ये बंदा कितने दिनों से ऐसे पड़ा होता है, बट उसकी हालत कुछ खास ठीक नहीं होती, यहाँ तक कि वो ये भी कहता है कि वो मरना चाहता है, इसलिए एलिस भी उसे छोड़कर चली जाती है उसी के हाल पर। और अगले दिन जब वो फिर से उसी रास्ते से गुजरती है तो अरित्सु वहीं पर पड़ा होता है बारिश में भीगते हुए। शायद वो बेहोश हो गया होता है क्योंकि जब एलिस उसे घसीट कर अपने साथ लेकर जाती है तब भी उसे इस बात का पता नहीं चलता। और जब वो होश में आता है तब भी वो अपने फ्रेंड्स को याद कर रहा होता है कि उसकी वजह से उन सब की मौत हुई और उसे जीने का कोई भी अधिकार नहीं एक्सेट्रा। इसलिए एलिस उसे अपनी कहानी सुनाने लगती है कि एक वक्त उसकी लाइफ में ऐसा भी आया था जब वो मरना चाहती थी एग्जैक्ट उसी की तरह, और फिर उसे भूख लगी और उसे जीने का एक और पर्पस मिला, और वो पर्पस ये है कि वो अपनी लाइफ अपनी तरह से जिएगी। मरना तो सबको है एक दिन, बट वो इस तरह से हार मानकर निराशा में नहीं मरेगी। और उसकी ये सारी बातें शायद इस पर गहरा असर करती है क्योंकि जब एलिस एक्सरसाइज करके वापस आती है तब तक अरित्सु अपना खाना खा चुका होता है, बट फिर भी वो ऐसा ही पड़ा होता है बिना हिले डुले। इसलिए एलिस उसे उठकर अपने साथ गेम पर चलने के लिए कहती है ताकि उसका वीजा एक्सपायर होने पर वो ना मरे, और साथ ही उसे थैंक्स भी कहती है कि उस बिल्डिंग वाले गेम में अगर उसने सबको आवाज नहीं लगाई होती तो शायद आज वो जिंदा भी नहीं होती, और इसलिए ये उसकी हेल्प करने की बात करती है ताकि वो उसका एहसान चुका सके। और यहाँ से ये दोनों जाते हैं एक गेम अरेना की तरफ जो कि होती है एक टनल के अंदर, और वो भी एक बस में। और उस बस के अंदर ऑलरेडी 3 लोग होते हैं, 3 फ्रेंड्स एक्चुअली, जिनमें से एक का पैर घायल होता है। और इस गेम के बारे में सबको बताया जाता है रजिस्ट्रेशन के खत्म होने पर, जो कि होती काफी कंफ्यूजिंग है क्योंकि
क्योंकि यहाँ पर किसी को भी डिटेल में नहीं बताया जाता कि ये गेम आखिर में है क्या। सिर्फ इनके मोबाइल में लिखकर आता है डिस्टेंस। और सिंस कि उन लोगों में से 1% का पैर जख्मी होता है, यहाँ पर भी हमें थोड़ी बहुत इमोशनल टच देखने को मिलती है उसके फ्रेंड्स की तरफ से, जो कि उसे अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहते, बट वो खुद उन सबको फोर्स करता है जाने के लिए ताकि वो सब लोग एटलीस्ट सर्वाइव करें। और जो बात इन्हें अपने दिमाग में रखनी होती है वो ये कि इन्हें गोल तक पहुंचना होता है सेफली, और वो भी 2 घंटे के अंदर। बट इन्हें ये बात बिल्कुल भी नहीं बताया जाता कि वो गोल आखिर में है कहाँ। और सिंस कि ये सब के सब टनल के एक रास्ते से आए होते हैं, ये सब के सब दूसरे एंड की तरफ भागते हैं इस उम्मीद में कि वो गोल वहीं कहीं पर होगा, जो कि इनके हजारों मीटर दौड़ने पर भी इन्हें नहीं मिलती। बट एक जगह पर इन्हें रिफ्रेशमेंट जरूर दिखाई देती है, बट फिर भी कोई भी उसे डर की वजह से नहीं पीता, ये सोच कर कि उसमें कुछ मिलाया ना गया हो। इसलिए एलिस अपना पानी शेयर करती है अरिस्सू के साथ, और सेम वही पानी अरिस्सू शेयर करता है बाकियों के साथ ताकि वो सब थोड़ा सा फ्रेंडली हो सके। और उसके बाद ये सब फिर से एक बार भागना शुरू करते हैं और कई किलोमीटर निकाल देते हैं दौड़ते दौड़ते, बट फिर भी वो गोल आने का नाम ही नहीं लेता। बट उस टनल के अंदर इन्हें एक जैगवार जरूर मिलता है, जिससे कहानी में थोड़ी सी थ्रिल और बढ़ जाती है। जिससे बचने के लिए तो एक प्लेयर गाड़ी के नीचे चला जाता है, तो वहीं बाकी सब लुका छुपे खेलते हैं उस जैगवार के साथ, जो कि खत्म होती है किसी एक के मरने पर, और अब रह जाते हैं तो सिर्फ 3। और ये सब एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं उस गोल की खोज में, जहाँ पर रास्ते में अरिस्सू को एक ट्रक दिखाई देती है और सेम उसी में लोड होता है रॉयल एनफील्ड बुलेट। एंड द पॉइंट टू बी नोटेड कि यहाँ पर सभी तरह की इलेक्ट्रिक गाड़ियां नहीं चल रही होती, बट ये गाड़ी पेट्रोल से चलती है। बट इसे ऑन करने का इनके पास चाबी नहीं होता, बट उस बस में एक चाबी जरूर थी, और अगर वो लोग उस गाड़ी के पेट्रोल को उस बस में डालेंगे तो वो अपने दूसरे साथी को भी बचा सकते हैं। बट ऐसा करने के लिए इन्हें फिर से वापस जाना होगा, और वो भी कई किलोमीटर, जबकि इनके पास सिर्फ 1 घंटे बचे होते हैं उस गोल को ढूंढने के लिए। इसलिए अरिस्सू खुद वापस जाने की बात करता है कि वो बस लेकर जल्दी ही वापस आ जाएगा। तो वहीं ये दोनों आगे बढ़ने का फैसला करते हैं उस गोल की तलाश में, इस उम्मीद में कि वो उन्हें आगे मिल जाएगी। बट आगे होता है सिर्फ डेड एंड, गोल का नामो निशान नहीं होता। तो वहीं अरिस्सू जब फिर से वापस उस बस के पास पहुंचता है तो वो किसी चीज को तो देखता है जिससे उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। तो वहीं इन दोनों में ये पर्सन एलिस को अपनी फैमिली के बारे में बताने लगता है, अपने वाइफ और बच्चे के बारे में। और जैसे ही टाइमर खत्म होता है तो उन्हें किसी चीज की आवाज सुनाई देती है, और वो चीज होती है उनके पीछे लगा हुआ स्टील का दीवार, जिसके पीछे होता है ढेर सारा पानी। जिससे बचने के लिए ये लोग फिर से वापस भागते हैं दूसरे एंड की तरफ, और जैसे ही गेट टूटती है तो पूरा पानी का सैलाब सा आ जाता है उस टनल के अंदर, जिससे बचना एक तरह से पॉसिबल ही नहीं होता। इसलिए ये बंदा हार मानकर सरेंडर कर देता है। तो वहीं एलिस बस भागती जाती है अपनी जान लगाकर, जहाँ पर सामने से आ रही होती है एक बस, और सेम उसी बस से बाहर लटक रहा होता है अरिस्सू, ताकि वो एलिस को उस बस के अंदर खींच ले। और जब मैंने ये सीन पहली बार देखा था तो मुझे इसका लॉजिक बिल्कुल भी समझ में नहीं आया था, क्योंकि उस पानी का सैलाब तो सबको मार देगा उस बस के सारे शीशों को तोड़कर। बट हियर कम्स द लॉजिक पॉइंट, ये बस वो गोल होती है जहाँ तक इन्हें जाना होता है, और जो डिस्टेंस इनका फोन इन्हें दिखा रहा था वो एक्चुअली टोटल डिस्टेंस होता है उस गोल से। और वो सैलाब बंद इसलिए हुआ क्योंकि ये सब इस गेम को क्लियर कर लिए थे, जिनमें से ये पर्सन इनका आगे चलकर साथ देगा आखिरी के राउंड में। तो वहीं ये दोनों निकल जाते हैं उस बीच नाम की जगह की तलाश में, ताकि ये सब उस गेम मास्टर को ढूंढ सके कि ये सब असल में करवा कौन रहा है। और ये 4th एपिसोड भी हो जाती है यहाँ पर खत्म, और बाकी के 4 एपिसोड में नेक्स्ट पार्ट में कवर करूंगा, सिंस ये कहानी ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई है। टिल देन सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।